हेलो, हाउ आर यू? सभी स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं पोर्टफोलियो? तो आज एक बार फिर से पहले हम फॉर्मूले की रिवीजन कर लेंगे। 2 दिन से रिवीजन किया नहीं। होल्डिंग पीरियड रिटर्न इज D1 प्लस P1 माइनस P0। मेरे साथ साथ बोलते रहो P0। एवरेज रिटर्न बेस्ड ऑन पास डेटा इस टोटल समेशन रिटर्न कर देते हैं। टोटल रिटर्न जितने साल का डेटा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर आपको प्रोबेबिलिटी दी जाएगी तो समेशन प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, ये हो गया रिटर्न। उसके बाद रिस्क, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, ये यूज करना है पास डेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, अगर प्रोबेबिलिटी दी जाए तो समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपको एक्स एंटी डेटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड डेटा दिया हुआ है, तो लेंगे वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर। और अगर आपको सिग्मा निकालना हो वेरिएंस से तो अंडर रूट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे रिलेटिव रिस्क निकालने के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रिटर्न, रिस्क अपॉन रिटर्न, रिस्क अपॉन रिटर्न। नेक्स्ट फॉर्मूला है कोवेरिएंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे कोवेरिएंस से रिलेटेड 3 फॉर्मूले, रिटर्न से रिलेटेड 3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इज समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन n। कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y, अगर प्रोबेबिलिटी दी जाए समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। और अगर कोरिलेशन दिया जाए तो कोरिलेशन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब हम कोरिलेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। कोरिलेशन के 2 फॉर्मूले देखेंगे। इसका सिंबल होता है R। R इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू समेशन वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। इससे ज्यादा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी मैं लिख रहा हूं, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन? रेंज ऑफ कोरिलेशन इज -1 to +1. Okay. नेक्स्ट फॉर्मूला पोर्टफोलियो रिटर्न, ये आपने कई बार यूज किया है। पोर्टफोलियो रिटर्न इज समेशन W इंटू R, यानी वेटेड एवरेज रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो रिस्क। पोर्टफोलियो रिस्क 2 सिक्योरिटीज। पोर्टफोलियो में अगर 2 सिक्योरिटी हो
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो विल बी अंडर रूट x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 इंटू x2 इंटू को रिलेशन इंटू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, और वेरिएंस दिया हो तो सेम फॉर्मूला x1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x1 x2 covariance of first and second security r sigma 1 sigma 2 is covariance. When r is equal to plus 1, एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, सिग्मा p इक्वल टू w1 वेट, यहाँ पे x1 x2 वेट है, w1 इज वेट इंटू सिग्मा 1 प्लस w2 इंटू सिग्मा 2. दूसरा शॉर्टकट है व्हेन r इज इक्वल टू -1, स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ पोर्टफोलियो w1 सिग्मा 1 माइनस w2 सिग्मा 2. अब आता है मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो. मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो मतलब दो सिक्योरिटी होगी पोर्टफोलियो में और आपको वेट्स निकालना है ताकि पोर्टफोलियो रिस्क मिनिमम हो जाए. यहाँ पर हम एक सिक्योरिटी का वेट निकालेंगे, दूसरे का बैलेंसिंग फिगर. अगर x का वेट निकालना है तो सिग्मा y स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन सिग्मा y स्क्वायर प्लस सिग्मा x स्क्वायर माइनस 2 कोवेरिएंस ऑफ x एंड y. और अगर आपको कोरिलेशन दिया हो तो सेम फॉर्मूला सिग्मा y स्क्वायर माइनस कोवेरिएंस का फॉर्मूला था r इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y. सिग्मा y स्क्वायर प्लस सिग्मा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू r इंटू सिग्मा x इंटू सिग्मा y. यहाँ पर भी दो शॉर्टकट फॉर्मूला है. व्हेन r इज इक्वल टू 1 तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा वेट ऑफ x इक्वल टू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x प्लस सिग्मा y. और अगर r नेगेटिव हुआ, r इक्वल टू -1, तो हमारा फॉर्मूला होगा वेट ऑफ x इक्वल टू, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, माइनस है, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x प्लस सिग्मा y. यहाँ पे सिग्मा x माइनस सिग्मा y है, ये मैंने आपको पहले भी लिखाया था. और अगर वेट ऑफ y निकालना हो तो 1 माइनस वेट ऑफ x. एक पे फोकस करो, दूसरा बैलेंसिंग फिगर. इज इट राइट? यहाँ तक हमने करवा दिया आपको. और कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको कि पोर्टफोलियो रिस्क 3 स्टॉक्स, फिर 3 4 5 जो भी हो, आपको मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन करना सिखा दिया है. अंडर रूट लेंगे, पहले सारे वेरिएंस टर्म्स को लिखेंगे, w1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर. बोलो मेरे साथ साथ, w3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस 2w1 w2 को रिलेशन ऑफ 1 एंड 2 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस 2w1 कॉमा इंटू w3 कोरिलेशन ऑफ 1 एंड 3 इंटू सिग्मा 1 सिग्मा 3. और एक लिखेंगे अंडर स्क्वायर रूट 2w2 w3 r23 इंटू सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3. इज इट राइट? नेक्स्ट हमने बीटा का फॉर्मूला देखा है. अभी बीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं. बीटा इज इक्वल टू, मेन फॉर्मूला ध्यान में रखना, बीटा इज द रेशियो ऑफ कोवेरिएंस ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट अपॉन वेरिएंस ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो. अब इसी फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं r इंटू सिग्मा s इंटू सिग्मा m अपॉन सिग्मा m. सिग्मा m कैंसल हो जाएगा, r इंटू सिग्मा s अपॉन सिग्मा m. फिर बीटा इज इक्वल टू, अगर प्रोबेबिलिटी दी जाए तो समेशन p
इंटू आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन समेशन पी आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। एक और फॉर्मूला है बीटा का, इस समेशन अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया जाए, जैसे कुछ क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिया जाता है 2002, 3, 4, 5, 6, वैसे क्वेश्चन में आर जे माइनस आर जे बार इंटू आर एम माइनस आर एम बार अपॉन समेशन आर एम माइनस आर एम बार स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हो गए। एक और फॉर्मूला बीटा का है, डिफरेंस इन स्टॉक रिटर्न, ये बाद में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में देखने मिलेगा, अपॉन डिफरेंस इन मार्केट रिटर्न। अगर दो फिगर दिए हुए स्टॉक का और दो फिगर दिए मार्केट का, तो यू कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक लाइन, that is beta. Now we'll see the formula relating to CAPM. Required return as per CAPM is RF plus beta into RM minus RF. Okay. Equation of SML, इसको इक्वेशन ऑफ SML भी बोलते हैं, RF plus beta into मार्केट रिस्क प्रीमियम। साथ साथ लिख रहे हैं तो अच्छी बात है। मार्केट रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, कुछ फॉर्मूला और रिवाइज करवा दें। पोर्टफोलियो बीटा, इसके बाद हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो बीटा इज समेशन डब्ल्यू इंटू बी, यानी वेटेड एवरेज बीटा। पोर्टफोलियो बीटा इज वेटेड एवरेज बीटा। फिर हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकालेंगे, D1 अपॉन के माइनस जी। के कैलकुलेट होगा CAPM फॉर्मूले से। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा स्लोप ऑफ SML इज R माइनस RF अपॉन बीटा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवॉर्ड टू रेशियो। Slope of SML of all securities are equal. Slope of SML of all securities are equal. Right? उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक लाइन, यहां तक हमने देख लिया है। कैरेक्टरिस्टिक लाइन, what is the equation of CL characteristic line is RJ equal to अल्फा प्लस बीटा इंटू RM प्लस EIJ। EIJ यानी एरर टर्म, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ EIJ इज 0। ओके, और अगर अल्फा निकालना है तो RJ माइनस बीटा इंटू RM। फिर एक बड़ी चर्चा हुई थी सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क पे। तो सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, टोटल रिस्क को दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहां पर भी पहले व्हेन SD इज गिवन, व्हेन SD इज गिवन सिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू बीटा इंटू सिग्मा M या फिर R इंटू सिग्मा S, और अनसिस्टमैटिक रिस्क इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। इसको बोलते हैं मार्कोविट्ज मॉडल। मार्कोविट्ज मॉडल, उसमें अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है बैलेंसिंग फिगर है। और सेकंड है कि अगर आपको वेरिएंस दिया हो, वेरिएंस इज गिवन, तो सिस्टमैटिक रिस्क होगा बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा M स्क्वायर।
या फिर आर स्क्वायर इंटू सिग्मा एस स्क्वायर। ओके, एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क होगा टोटल रिस्क यानी वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। और इसी से हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क अपॉन टोटल रिस्क। तो इतने फॉर्मूले अभी तक हमने देख लिए हैं, काफी प्रैक्टिस की, मुझे उम्मीद है कि अब आपको याद हो गया होगा। एक हमारी बुक है ये फॉर्मूला की बुक, जो लोग पूरा कोर्स खरीद रहे हैं एसएफएम का, उनको ये बुक कॉम्प्लीमेंट्री जाती है, और जो लोग टॉपिक वाइज खरीदेंगे उनको सेपरेटली परचेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बुक का नाम है फॉर्मूला बुक प्लस थियरी, समरी ऑफ थियरी। तो इस एक बुक में सारे फॉर्मूला कवर्ड हैं। जिनके पास ये बुक नहीं है और खरीदना चाहते हैं वो हमारे वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इज इट राइट? इसकी 2 वर्जन अवेलेबल है, हार्ड कॉपी जो दिख रही है आपको, और एक ई बुक भी अवेलेबल है। दोनों आप खरीद सकते हैं हमारी ऑनलाइन वेबसाइट www.asfoundation.co.in से। लेकिन जो लोग पूरा एसएफएम की सिलेबस के वीडियो लेक्चर खरीदेंगे उनको ये बुक कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतने फॉर्मूले हो गए हैं अब तक। फॉर्मूले में रिवाइज करवाता रहता हूं बीच बीच में, इससे आपको आसानी होती है सब्जेक्ट को समझने में। एक क्वेश्चन लेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 46। कम टू क्वेश्चन नंबर 46। Return on LKG Limited share has a standard deviation of 22% as against the standard deviation of the market at 12%. The correlation between the market and the stock is 0.7. Compute the beta value, systematic risk and unsystematic risk of LKG Limited's shares. तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, बीटा। नोटबुक में लिखना क्वेश्चन नंबर 46 पेज नंबर, स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ बीटा। बीटा इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से देखना। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है स्टॉक का, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है मार्केट का, कोरिलेशन दिया हुआ है, कोरिलेशन दिया है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो फॉर्मूला यूज होगा आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम, राइट। कोरिलेशन कितना है, 0.7, स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन 22, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। ओके, तो कैलकुलेट करेंगे 0.7 इंटू 22 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू, तो ये कुछ 1.2833 ऐसा आ रहा होगा। इज इट राइट? 1.2833। अब आपको पूछा सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सो स्टेप 2, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो यहां पर पहले मैं लिखूंगा केस 1, यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, यूजिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम यूज करके सॉल्व करते हैं तो सिस्टमैटिक रिस्क विल बी इक्वल टू बीटा इंटू सिग्मा एम, बीटा इंटू सिग्मा एम, राइट। तो बीटा हमने निकाल लिया है 1.2833, सिग्मा एम 12 है,
तो 1.2833 इंटू 12 करना तो करीब 15.40 आ रहा है, 15.40%। और अब लिखना अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क विल बी टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क यानी 22 है, सिस्टमैटिक रिस्क है 15.4, तो 22 माइनस 15.4 इज 6.60%। यानी ये जो टोटल रिस्क दिया हुआ था 22, उसमें 15.4% सिस्टमैटिक है, एक्सप्लेन्ड बाय मार्केट, एंड 6.60 फर्म स्पेसिफिक फैक्टर, अनएक्सप्लेन्ड। केस 2 लिखना, केस 2 यूजिंग वेरिएंस। एग्जाम में क्वेश्चन साइलेंट हो, दोनों तरह से कर देना। तो यूजिंग वेरिएंस, तो पहले मैं लिखूंगा सिस्टमैटिक रिस्क इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, 1.2833 स्क्वायर इंटू सिग्मा एम 12 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना, 1.2833 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर करो, तो करीब 237.15 आएगा। इसको लिखेंगे परसेंटेज स्क्वायर, इसको लिखेंगे परसेंटेज स्क्वायर क्योंकि वेरिएंस टर्म्स में है। और दूसरा लिखेंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क, यूएसआर, अनसिस्टमैटिक रिस्क, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। यहाँ पे टोटल रिस्क होगा वेरिएंस ऑफ द स्टॉक 22 स्क्वायर, वेरिएंस होगा ना स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क 237.15 इक्वल टू, तो 22 स्क्वायर कर लो पहले, माइनस 237.15, तो ये करीब 246.85% स्क्वायर आ रहा है। इज इट राइट? तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। ऐसे इजी क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। आज मैं आपको एक दो एडिशनल फॉर्मूले लिखवाऊंगा जो हमने डिराइव किया है, और उसके बेसिस पे आगे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नोटबुक में लिखना अभी एडिशनल फॉर्मूले, एडिशनल फॉर्मूले। अंडर दैट राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, point 1, correlation between A and B, correlation between A and B is the product of correlation between A and M and correlation between B and M। ये आपने शायद स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, जब भी आपने ये कोरिलेशन चैप्टर पढ़ा है, या तो 12th में या सीपीटी फाउंडेशन या कोई और इस तरह की स्टैटिस्टिक्स की क्लास में। फिलहाल हम प्रूव नहीं करेंगे, उसके लिए हमें न तो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जिसमें हमें 3 बार कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। जिनको प्रूव करने की बहुत ही इच्छा है वो घर पे 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, ए बी और एम। ठीक है, ए बी और एम, ए और बी के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे, ए और एम के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे, बी और एम के बीच का कोरिलेशन निकालेंगे, और चेक करेंगे द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन ए एंड एम एंड कोरिलेशन बिटवीन बी एंड एम। तो ये कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए और बी का कोरिलेशन निकालना हो तो ए और एम एंड बी और एम, कॉमन क्या है यहाँ पे, एम, उनके बीच का कोरिलेशन निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना। तो एक और फॉर्मूला ऐड कर लीजिए,
आर ए बी इक्वल टू आर ए एम इंटू आर बी एम। ओके, ये कोरिलेशन की एक प्रॉपर्टी है। फिलहाल हम उसके पीछे नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके लिए हमें एक बड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा जो फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है। जिनको इच्छा हो 3 कॉलम ड्रॉ करके ए बी एम और 3 कोरिलेशन निकालना, मैच हो जाएगा। और एक फॉर्मूला है का, पॉइंट नंबर 2, कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेसिस पे उन्होंने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, तो थोड़ा देखने में ऑड लगेगा, लेकिन हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये फॉर्मूला सही है। कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। तो अब आप सोचेंगे कोवेरिएंस में बीटा ए, बीटा बी और सिग्मा एम का क्या काम? इसको हम प्रूफ करेंगे। नीचे लिखना आप प्रूफ। वैसे एग्जाम में प्रूफ की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा जितना हो सके हम फॉर्मूले को डिराइव करने की कोशिश करेंगे, अगर लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड एफर्ट्स में हो जाता है तो। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन आनी चाहिए, लेकिन अगर उसका लॉजिक समझ गए तो फॉर्मूला ज़्यादा समय तक याद रहता है और पढ़ने का मजा भी आता है। तो देखना ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया गया है। लिखना प्रूफ। बीटा ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? आर बिटवीन ए एंड एम, कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड द मार्केट, जो भी आपने एक फॉर्मूला यूज भी किया 46 नंबर में, इनटू सिग्मा ए अपॉन सिग्मा एम। ये जो पहले 2 प्रोडक्ट हैं, कोरिलेशन ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट इनटू सिग्मा ए अपॉन सिग्मा एम। उसी तरह बीटा ऑफ बी क्या होगा? कोरिलेशन ऑफ बी एंड एम into sigma b upon sigma m. Do you agree? R into sigma b upon sigma m is beta of b और इस sigma m स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर में sigma m यानी sigma m स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, और इधर न्यूमरेटर में भी देखोगे तो sigma m स्क्वायर है। तो इसको कैंसिल कर दो और इन दोनों sigma m को आप कैंसिल कर सकते हो। तो बचा क्या? बचेगा अब ये 4 टर्म्स, कोरिलेशन ऑफ स्टॉक ए विथ मार्केट आर ए एम इंटू सिग्मा ए इंटू आर बी एम इंटू सिग्मा बी। ओके, अब ये आर ए एम और आर बी एम, इसको मैं पहले क्या करता हूं, आसपास ले आता हूं। आर ए एम इंटू आर बी एम इंटू सिग्मा बी। ओके, अभी आपने एक पॉइंट नंबर 1 में क्या पढ़ा था? कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज द प्रोडक्ट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ए एंड एम एंड कोरिलेशन बिटवीन बी एंड एम। तो आर ए एम इंटू आर बी एम क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू आर ए बी। इट विल बी इक्वल टू आर ए बी, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। अब आप मुझे बताओ ये किस स्टैटिस्टिकल नंबर का फॉर्मूला है? आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी इज द फॉर्मूला ऑफ कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी। वही तो लिखा है ऊपर में। तो एक्चुअली बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर इज नथिंग बट आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। ओके, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको बीटा ए, बीटा बी और सिग्मा एम स्क्वायर दिया है, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बिल्कुल आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी के बराबर है। ओके, तो ये हमारा हो गया सेकेंड एडिशनल फॉर्मूला, एंड दिस इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी। यानी जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे पहुंच गए, कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी। लिख लिया यहां तक? तो पहला फॉर्मूला था आर ए बी इक्वल टू आर ए एम इंटू आर बी एम। दूसरा फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी इज बीटा ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ बी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले डिराइव्ड फॉर्मूले हैं। अब एक तीसरा लिखना, पॉइंट नंबर 3, टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इनटू ब्रैकेट वेरिएंस। टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इन ब्रैकेट वेरिएंस, ताकि मुझे स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़े।
अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे तो इसी चीज को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना, कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला तो हमारा देखा देखा लग रहा है, इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू बी कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये तो फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी देखा हुआ है, तो चेंज क्या किया हमने, अब यहाँ पे ये जो कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी है, इसकी जगह मैं बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर लिख सकता हूँ। मान लो किसी क्वेश्चन में आपको वेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बीटा ऑफ ए बीटा ऑफ बी दिया हुआ है और मार्केट का वेरिएंस दिया है, और वो आपसे पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो का वेरिएंस क्या होगा। तो आप बोलेंगे मुझे पोर्टफोलियो के वेरिएंस के लिए तो कोरिलेशन या कोवेरिएंस चाहिए। ये बीटा ए बीटा बी और सिग्मा एम स्क्वायर का मैं क्या करूंगा, तो अल्टीमेटली बीटा ए बीटा बी सिग्मा एम स्क्वायर का पर्पस है कोवेरिएंस निकालना। ठीक है, तो लिखेंगे नीचे, आज आपको टोटल रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो का एक और फॉर्मूला मिल गया। अगर दो स्टॉक हो तो डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर, डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ए स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस 2 डब्ल्यू बी इंटू बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। नहीं तो आप क्या करना, पहले एग्जाम में बीटा ए बीटा बी सिग्मा एम स्क्वायर को कैलकुलेट करके कोवेरिएंस निकाल लेना, फिर अपना यूजुअल फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वो आप सबको पता है, फिर भी लिखना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इज अंडर रूट वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हमने सिर्फ डिराइव कर करके लिखे हैं। अब इसके बेसिस पे ना एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा आगे बढ़ो सेल प्रैक्टिस वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 116 पर आना। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, बहुत इजी है, पूरे 8 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हो। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ स्टडी बाय अ म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 सिक्योरिटीज। तो आप देखेंगे आपको 3 सिक्योरिटीज दी गई हैं ए बी सी, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बीच वाला कॉलम है स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर उनका कोरिलेशन विथ मार्केट इंडेक्स दिया हुआ है, कोरिलेशन विथ मार्केट इंडेक्स दिया हुआ है 0.60, 0.95, 0.75, and the standard deviation of the market portfolio is observed to be 15%. ये हो गया सिग्मा एम, correlation of the stock into standard deviation of the stock divided by standard deviation of the market will give you beta। तो हम A, B और C का बीटा निकाल सकते हैं, बीटा A, बीटा B, बीटा C आप आसानी से निकाल सकते हैं। वही हमारा पहला क्वेश्चन है, बोनस मार्क। What is the sensitivity of the return of each stock with respect to the market? Sensitivity with respect to the market मतलब क्या पूछ रहे हैं आपसे, बीटा। तो सब डेटा अवेलेबल है, आर अवेलेबल है, सिग्मा अवेलेबल है, सिग्मा मार्केट अवेलेबल है, तो फॉर्मूला यूज होगा आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम। उसके बाद वो पूछ रहा है व्हाट आर दी कोवेरिएंसेस अमंग द वेरियस स्टॉक्स, व्हाट आर दी कोवेरिएंसेस अमंग द वेरियस स्टॉक। तो आपको 3 कोवेरिएंस निकालने होंगे, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड सी और कोवेरिएंस बिटवीन बी एंड सी। तो उसके लिए हम बीटा हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, सिग्मा में अवेलेबल है, बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर विल गिव यू कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी, बीटा ए इंटू बीटा सी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर विल गिव यू कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड सी, बीटा बी इंटू बीटा सी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर विल गिव यू कोवेरिएंस बिटवीन बी एंड सी। है ना इजी, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि कोवेरिएंस का एक फॉर्मूला है बीटा ए इंटू बीटा बी इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। कोवेरिएंस आ गया, उसके बाद आप ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाट वुड बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो
कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द 3 स्टॉक्स इक्वली। तो ये 3 स्टॉक का फॉर्मूला है, 3 स्टॉक का फॉर्मूला है और आपको तीनों का वेट दिया हुआ है इक्वल वेट, यानी 1/3 1/3 1/3। स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 20 18 12। कोवेरिएंस आपने पॉइंट नंबर 2 में कैलकुलेट कर लिया। तो आप 3 स्टॉक का पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एक अंडर रूट में टोटल 6 टर्म्स आएंगे, 3 वेरिएंस टर्म्स और 3 कोवेरिएंस टर्म्स। उसके बाद पूछ रहा व्हाट इज द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट इन ईच स्टॉक। ये तो महा इजी क्वेश्चन है। तीनों का बीटा निकाल लिया और तीनों का वेट इक्वल है 1/3 1/3 1/3, तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, वेटेड एवरेज बीटा। उसके बाद भी इंस्टीट्यूट का मन नहीं भरा, तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इन 4। तो टोटल रिस्क निकालना है, सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है। अनसिस्टमैटिक रिस्क यानी बैलेंसिंग फिगर। टोटल रिस्क निकाल सकते हैं हम, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपका रिस्क आ जाएगा। उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, माइनस करना बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, और बैलेंसिंग फिगर अनसिस्टमैटिक रिस्क। इज इट राइट? तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप 1 लिखना। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ बीटा, बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना और मार्क्स प्राप्त करना है। 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, स्टॉक, कैलकुलेशन, बीटा। स्टॉक, कैलकुलेशन, बीटा, ए बी सी। कैलकुलेशन कॉलम में फॉर्मूला लिख के रखो, आर इंटू सिग्मा एस इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम, आर इंटू सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम। क्वेश्चन सामने रखना, आंसर पानी की तरह बहेगा। 0.60 इंटू 20 डिवाइड बाई 15, 0.60 इंटू 20 करो डिवाइड बाई 15, तो 0.80 आ रहा है। नेक्स्ट लाइन 0.95 इंटू 18 डिवाइड बाई 15, 1.14 टिक टिक। 0.75 इंटू 12 बाई 15 इज 0.60। हो गया, तो बीटा आ गया। तो टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो मेरे को लगता है फर्स्ट क्वेश्चन में 1 मार्क तो जरूर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कोवेरिएंस बिटवीन 2 स्टॉक्स। राइट डाउन सेकेंड स्टेप 2, कोवेरिएंस बिटवीन 2 स्टॉक्स, कोवेरिएंस बिटवीन 2 स्टॉक्स। पहला कॉलम लिखना पेयर ऑफ स्टॉक, पेयर ऑफ स्टॉक्स लिख दो, स्टॉक्स। सेकेंड कॉलम कैलकुलेशन, थर्ड कॉलम कोवेरिएंस, थर्ड कॉलम कोवेरिएंस। तो पहला जो पेयर होगा ए और बी का होगा। कोवेरिएंस हमेशा 2-2 स्टॉक लेकर करते हैं और उसका फॉर्मूला हमने आज डिराइव किया आपके सामने। कोवेरिएंस इज इक्वल टू बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। तो बीटा 1 मतलब बीटा ऑफ ए। अपने ऊपर वाले आंसर में जाके देखो, बीटा ऑफ ए 0.80 आपने कैलकुलेट किया है एंड बीटा ऑफ बी 1.14 और सिग्मा एम स्क्वायर इज 15 स्क्वायर, सिग्मा एम स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर। तो सॉल्व करना, 0.80 इंटू 1.14 इंटू 15 स्क्वायर, तो ये लगभग आंसर 205.2 आ रहा है। इसका अगर यूनिट लिखना हो तो परसेंटेज स्क्वायर। अब लिखना ए सी, ए और सी का कोवेरिएंस क्या होगा, 0.80 इंटू 0.60 इंटू 15 स्क्वायर। ये 15 स्क्वायर अपनी जगह मेंटेन्ड है क्योंकि सिग्मा एम स्क्वायर चेंज नहीं होने वाला। इसका कैलकुलेशन आ रहा है 108। बी और सी 1.14 इंटू 0.60 इंटू 15 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर 153.90, 153.90। ओके, चेक कर लेना एक बार कैलकुलेशन। तो हमारे पास कोवेरिएंस आ गया। तो
तो सेकेंड आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें एक बड़ा सा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। 3 स्टॉक रहेंगे, तीनों का वेट अवेलेबल है, इक्वल है, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड, सिग्मा अवेलेबल है, कोवेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी ये कोवेरिएंस यूज करना है हमें नेक्स्ट फॉर्मूले में, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 लिखना पोर्टफोलियो बीटा। पहले पोर्टफोलियो बीटा निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं। पोर्टफोलियो बीटा क्या होगा? वेटेड एवरेज बीटा। वेटेड एवरेज बीटा, क्योंकि तीनों का वेट इक्वल है तो वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड कॉमन हो गया, इसलिए डिवाइड बाई 1/3 कर दिया हमने, डिवाइड बाई 3। अगर तीनों का वेट इक्वल है तो फिर आप 1/3 इंटू 0.80 प्लस 1/14, 1/3 इंटू 1.14 या प्लस 1/3 इंटू 0.60 करो, या सिंपल एवरेज ले लो, आंसर सेम आएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे बोलेंगे ये तो सिंपल एवरेज हुआ। कई बार स्टूडेंट मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर देते हैं। तो ठीक है भाई, जिनको लगता है सिंपल एवरेज है वैसे बच्चे एक काम करो, इस तरह लिख लो, ये वेटेड एवरेज हो गया। खुश? बात तो एक है ना, 1/3 कॉमन है तो ये 1/3 आ गया ना। 1/3 करूंगा तो 0.80 प्लस 1.14 प्लस 0.60। मैं इसलिए इस पर टाइम दे रहा हूँ क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट की ये भी क्वेरी आ जाती है कि ये तो सिंपल एवरेज है। अगर वेट इक्वल हो तो सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज आंसर बराबर आएगा। वेट अलग होगा तब तो हम वेट सप्लाई करेंगे ना। तो चलिए सॉल्व करना। 8467, 0.8467, राइट, 0.8467 हो गया। पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी बचा है पोर्टफोलियो रिस्क। थर्ड आंसर लिखो, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। तो पहले हम वेरिएंस निकालेंगे और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी ले सकते हैं। वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू, अभी फॉर्मूला देखना, पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, एक्स ए स्क्वायर, एक्स की जगह डब्ल्यू भी लिख सकते हैं वेट, सिग्मा ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर सिग्मा सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स ए इंटू एक्स बी इंटू कोवेरिएंस of A and B plus 2 into XA XC covariance of A and C plus 2 XB XC covariance of B and C, राइट। एक चीज अच्छी है कि सबका वेट इक्वल है, तो जहां जहां आपको XA XB और XC दिखेगा वहां वन थर्ड लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, इक्वल टू 1/3 स्क्वायर इंटू सिग्मा, एक क्वेश्चन में दिया हुआ टेबल में 20 स्क्वायर, प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू सिग्मा भी क्वेश्चन में दिया बीच में 18 स्क्वायर, प्लस 1/3 स्क्वायर इंटू 12 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3। ए और बी के बीच का कोवेरिएंस है 205.2, इसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया था, प्लस 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 108। ये है ए और सी का कोवेरिएंस, चेक करते रहना, प्लस 2/3 2 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 153.90। अब आपका काम है कि 15 सेकेंड में आप इसे सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। 15 सेकेंड शुरू होते हैं अब।
सॉल्व कर लिया सबने, आंसर आएगा लगभग 200.244% स्क्वायर। दिस इज द वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो। ओके, और अगर आपको उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी लिखना है तो नीचे लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो is under root variance is under root 200.244 is equal to 200.244 अंडर रूट करना है इसको, कितना आ रहा है, लगभग 14.15%, 14.15%, राइट। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ पोर्टफोलियो। पहले 4 आंसर हो गए, अभी मैं कर रहा हूं तो आपको इजी लग रहा है, खुद से करेंगे तो कई बार डिफिकल्ट हो सकता है। अब लिखना नेक्स्ट सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। बीटा किसका लेंगे, पोर्टफोलियो का, तो आप नीचे में एक पी लिख दो, पी स्टैंड्स फॉर पोर्टफोलियो। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आपने कैलकुलेट किया था, एवरेज, सिंपल एवरेज निकाला था 0.8467, देखो नोटबुक में, स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। सिग्मा एम यानी मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर लेना है। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में 15 दिया हुआ है टेबल के नीचे। सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के पश्चात करीब आपका आंसर आ रहा है 161.30% स्क्वायर, ठीक है। देन नीचे लिखना अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू, अनसिस्टमैटिक रिस्क इज इक्वल टू टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क इन टर्म्स ऑफ वेरिएंस, क्योंकि हमने वेरिएंस का फॉर्मूला यूज किया है, सिग्मा स्क्वायर परसेंटेज स्क्वायर यूज किया, मतलब वेरिएंस यूज किया है, तो हमने पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकाला था 200.244, ओके, माइनस सिस्टमैटिक रिस्क 161.30। कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करो, 38.954% स्क्वायर, 38.954% स्क्वायर, ओके। नीचे 2 नोट लिखेंगे और आंसर कंप्लीट करेंगे। नोट 1, द सिस्टमैटिक and unsystematic risk are based on variance, are based on variance। क्योंकि आप इंस्टीट्यूट का भी आंसर देखोगे जो आपकी बुक में प्रिंटेड है, तो उन्होंने वेरिएंस यूज करके सॉल्व किया है। दूसरा, Markowitz approach, Markowitz approach has been used to calculate unsystematic risk। Markowitz approach has been used to calculate the अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये लाइन आपको समझ में आएगी, क्योंकि एक और तरीका होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क का, उसको बोलते हैं शार्प इंडेक्स मॉडल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मार्कोविट्स अप्रोच से आंसर निकाला है, लेकिन एक और तरीका होता है शार्प इंडेक्स मॉडल, जो मैं आपको इसके बाद अभी बताने वाला हूँ। नोट 1 लिख लिया। ये जो हमने सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाला है, ये वेरिएंस पे बेस्ड है। और दूसरा, ये जो अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाला है, ये मार्कोविट्स अप्रोच के द्वारा निकाला गया है। मार्कोविट्स अप्रोच मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क इज द बैलेंसिंग फिगर, टोटल रिस्क माइनस
सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, एक और नोट लिखेंगे आज अपने बुक में, शार्प इंडेक्स मॉडल। शार्प इंडेक्स मॉडल, शार्प इंडेक्स मॉडल किसने दिया है? विलियम शार्प ने। ओके, जैसा कि आपने नाम सुना इस व्यक्ति का, विलियम शार्प, नोबेल प्राइज विनर। इसने भी पोर्टफोलियो रिस्क निकालने का एक फॉर्मूला दिया है, दैट इज कॉल्ड शार्प इंडेक्स मॉडल। ओके, तो ये मॉडल क्या कहता है एज फार एज पोर्टफोलियो रिस्क इज कंसर्न, उसको हम देखेंगे। और ये मॉडल मार्कोविट्स मॉडल भी है, यानी कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल लिखना, एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, तो स्टूडेंट ये बोल सकता है कि अभी आपने यही तो फॉर्मूला पहले भी लिखा था, लेकिन शार्प इंडेक्स मॉडल में हम क्या करेंगे? सिस्टमैटिक रिस्क तो हम वही फॉर्मूले से निकालेंगे, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू सिग्मा एम स्क्वायर। लेकिन शार्प इंडेक्स मॉडल में हम अनसिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करते हैं। एक कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी देर में, यहाँ पर आप देखना, सिग्मा ई आई स्क्वायर इस टाइप से, और इन दोनों को ऐड करके हमें टोटल रिस्क मिलता है। तो यहाँ पे अनसिस्टमैटिक रिस्क को पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसमें सिस्टमैटिक रिस्क ऐड किया जाता है, दैट गिव्स मी द टोटल रिस्क। ओके, तो अब क्या होगा कि जो आपने पहले किया था उसमें ये पहले आता है मार्कोविट्स मॉडल में, उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करते हैं तो अनसिस्टमैटिक रिस्क आता है। शार्प इंडेक्स मॉडल में unsystematic risk will be first calculated, we will add systematic risk, then what we will get is called total risk। क्या मार्कोविट्स मॉडल और शार्प इंडेक्स मॉडल का फाइनल आंसर सेम आएगा? नहीं, क्योंकि मार्कोविट्स मॉडल में अनसिस्टमैटिक रिस्क बैलेंसिंग फिगर है, जबकि यहाँ पर अनसिस्टमैटिक रिस्क का आपको डेटा दिया जाएगा और उसके बेसिस पे उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो शार्प ने ये मॉडल क्यों डिस्कवर किया? क्योंकि मार्कोविट्स मॉडल में अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बढ़ते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत बढ़ता है। सपोज 10 स्टॉक है, अगर 10 स्टॉक है तो आपको याद होगा, आपको फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, मार्कोविट्स के हिसाब से पहले मुझे टोटल रिस्क निकालना होगा। टोटल रिस्क निकालने के लिए पहले मुझे W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, ऐसा पहले मुझे 10 स्टॉक तक का करना होगा। उसके बाद जितने भी पेयर बनेंगे, अगर मान लो 10 स्टॉक है तो 10 इंटू 10 100 का तो मैट्रिक्स बनेगा, -10 चले गए वेरिएंस टर्म्स, बचे 90, हर एक का एक पेयर 45। अब इसके स्क्वायर रूट के अंदर मुझे पहले 10 वेरिएंस टर्म्स और बाद में 45 कोवेरिएंस टर्म्स लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं मार्कोविट्स मॉडल के हिसाब से जाऊं तो हमारा कैलकुलेशन का लोड आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बढ़ जाता है। जैसे जैसे सिक्योरिटीज बढ़ती है पोर्टफोलियो में, तो उस कैलकुलेशन को थोड़ा कम करने के लिए शार्प इंडेक्स मॉडल काम आता है। ठीक है, जहां पे पहले हम अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेंगे और उसको सिस्टमैटिक रिस्क में ऐड कर देंगे। तो ये डिफरेंस है। पहले आपको सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो लिख लो नीचे। मेन फॉर्मूला क्या था शार्प इंडेक्स मॉडल में? टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। इवन सिस्टमैटिक रिस्क के फॉर्मूले में परिवर्तन नहीं है, ये भी वही है, बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। अनसिस्टमैटिक रिस्क का एक फॉर्मूला है, तो आज आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा। ये तो खैर आपको समझ में आ गया, लिख लो, वेयर बी पी, बीटा ऑफ पी मीन्स वेटेड एवरेज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, वेटेड एवरेज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। तो पहले आपको पोर्टफोलियो का जो अगर 4-5 स्टॉक दिए गए हैं
उनका बीटा का एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज, सो आपको मिलेगा बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। सिग्मा एम यूजुअली आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, सिग्मा एम मतलब मार्केट पोर्टफोलियो का वेरिएंस। अब लिखना अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, अगली लाइन अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, इसके ऊपर पहले एक दो नोट लिखेंगे फिर उसका फॉर्मूला। अनसिस्टमैटिक रिस्क मतलब डाइवर्सिफाइबल रिस्क, firm specific risk which can be diversified away, okay? Residual risk, that is those risks which are not explained by the market. It may be due to factors like death of a key management personnel, okay, raw material non availability, okay, etc. तो इसका फॉर्मूला है, it is the weighted average of the standard deviation of, it is the weighted average of the standard deviation of unsystematic risk. It is the weighted average of the standard deviation of the unsystematic risk. स्टूडेंट तुरंत ही रिएक्ट करेगा अगर स्टूडेंट होशियार होगा कि वेटेड एवरेज रिस्क तो हम ले नहीं सकते कभी भी, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए ले सकते हैं, क्योंकि बिकॉज एरर टर्म्स आर नॉट कोरिलेटेड, बिकॉज एरर टर्म्स आर नॉट कोरिलेटेड। तो एरर टर्म्स के बीच कोरिलेशन जीरो होता है, तो जहां कोरिलेशन जीरो होगा वहां पे वेटेड एवरेज ही लेंगे हम फिर। इज इट राइट? तो एक बार वापस, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो is the weighted average of the standard deviation of the unsystematic risk because the error terms are not correlated. Error terms are independent. Error terms are independent. Error terms are independent. नोट लिखना एक और, Sharpe index model is based on following assumptions. Sharpe index model is based on following assumptions. A, the error terms ब्रैकेट में EI has an expected value of 0, has an expected value of 0. B, the error term, इस दो पॉइंट के ऊपर थोड़ी और चर्चा कर रहे हैं हम। The error term has zero correlation. The error term has zero correlation with market index, has zero correlation with market index. फिर लिखना, the error term of one security, आपने पूछा ना एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। द एरर टर्म्स ऑफ वन सिक्योरिटी इज ऑल्सो not correlated with error term of another security. एरर टर्म का मार्केट के साथ भी कोरिलेशन जीरो है, और दूसरे जो सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी का दूसरे के साथ भी कोई कोरिलेशन नहीं है। द एरर टर्म ऑफ वन सिक्योरिटी is also not correlated with the error term of the another security. Okay, तो ये हो गया हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अनसिस्टमैटिक रिस्क।
वेटेड एवरेज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एरर टर्म्स आर नॉट कोरिलेटेड, एरर टर्म्स आर इंडिपेंडेंट, they are not correlated to market index. Error term of one security is also not correlated to the error term of another security. तो फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा ईपी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सिग्मा पी स्क्वायर तो आप जानते हैं पोर्टफोलियो का वेरिएंस, ई लगा देने से मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया। अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो सिंबल है सिग्मा ईपी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू ए स्क्वायर इंटू सिग्मा ई ए स्क्वायर, फर्स्ट सिक्योरिटी का वेट उसका स्क्वायर लेंगे, दूसरी फर्स्ट सिक्योरिटी का अनसिस्टमैटिक रिस्क लेंगे सिग्मा ई ए अनसिस्टमैटिक रिस्क स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी स्क्वायर इंटू सिग्मा ई बी स्क्वायर। अगर 3 स्टॉक हुए तो डब्ल्यू सी स्क्वायर प्लस सिग्मा ई सी स्क्वायर। और इस तरह से अगर n नंबर तक सिक्योरिटी हो तो डब्ल्यू एन स्क्वायर इंटू सिग्मा ई एन स्क्वायर। जितने भी सिक्योरिटी हो उन सबके अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है और पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क इस तरह से निकाल लेना है। तो 10 सिक्योरिटी होंगे तो 10 कैलकुलेशन लगेगा आपको, ठीक है, और एक पोर्टफोलियो बीटा लगेगा आपको। तो आप देख रहे हैं कि शार्प इंडेक्स मॉडल में कैलकुलेशन का जो लोड है वो काफ़ी कम हो जाता है। लिख लिया सबने? अब आपके पास अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक ऑफ द पोर्टफोलियो आ गया, सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, दोनों को जोड़ दो तो मिलेगा आपको टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो वापस फिर से लिखा हुआ है नीचे में, टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो यहाँ पे हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप पोर्टफोलियो रिस्क निकालेंगे। मार्कोविट्स मॉडल में पहले टोटल रिस्क निकाल लेते हैं अपने स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले से, जहाँ पे वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स यूज होता है, और फिर सिस्टमैटिक रिस्क निकालते हैं और अनसिस्टमैटिक रिस्क बैलेंसिंग फिगर हो जाता है, ठीक है। तो हमारा समरी क्या हुआ, बहुत सारी बुक में आप देखेंगे डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा रहता है। सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। अनसिस्टमैटिक रिस्क का समेशन ऑफ ऑल द अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ सिक्योरिटीज, so डब्ल्यू पी स्क्वायर इंटू सिग्मा ई पी स्क्वायर। तो जितने भी स्टॉक रहेंगे उन सबके अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम ऐड कर देंगे, गिव मी अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, दोनों का टोटल। तो ये फिगर जो है ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे शार्प इंडेक्स मॉडल में। मार्कोविट्स में ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं, ओके, हो भी सकते हैं कोइंसिडेंटली बट नहीं भी होंगे क्योंकि यहाँ पे डेटा अलग दिया रहता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 141 जो शायद आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। बहुत आगे जाना पड़ेगा आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। 141, तो ये क्वेश्चन जो है 2019 में एग्जाम में आया है, मई 2019 एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत इजी है, एक बार आपने सीख लिया तो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या कहता है, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स XYZ, पोर्टफोलियो वेट, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन परसेंटेज एंड टोटल वेरिएंस, ओके। तो ये 3 सिक्योरिटी वाला पोर्टफोलियो, ये उनका वेट्स दिया हुआ है, ये उनका बीटा है, रिटर्न है और टोटल वेरिएंस है। अब यहाँ पे टोटल वेरिएंस मतलब हो गया सिग्मा स्क्वायर। इन्होंने परसेंटेज में देने की जगह पॉइंट्स में दिया है, तो या तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करो जैसे दिया हुआ है,
या फिर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ 12%, सिग्मा एम। सिग्मा एम कहाँ काम आता है आपके? सिग्मा एम आता है पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए, बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। ओके, देन यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल डेटा, कैलकुलेट द फॉलोइंग, द पोर्टफोलियो बीटा, ये लाइन नहीं है एक्चुअली, गलती से आ गया। कैलकुलेट द पोर्टफोलियो बीटा, रेसिडुअल variance of each of the 3 shares। रेसिडुअल variance मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क। इंडिविजुअल स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालेंगे? इंडिविजुअल स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकलेगा टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल वेरिएंस दिया हुआ है, सिस्टमैटिक रिस्क हम निकाल सकते हैं बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर, बीटा स्क्वायर सिग्मा एम स्क्वायर, तो सिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा। टोटल में से सिस्टमैटिक निकाल देंगे तो हमें इंडिविजुअल स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क मिल जाएगा, और फिर उस अनसिस्टमैटिक रिस्क का हम वेटेड एवरेज लेंगे तो हमें पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क मिलेगा, ठीक है। इसका हम वेटेड एवरेज लेंगे इंडिविजुअल निकालने के बाद, तो पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क मिलेगा, और पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर will give me the portfolio variance using Sharpe index model, will give me portfolio variance using the Sharpe index model। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे पोर्टफोलियो बीटा लगेगा, इंडिविजुअल स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क लगेगा, तीसरा मुझे पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क लगेगा, चौथा पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क लगेगा, और उसके बाद फाइनली पोर्टफोलियो वेरिएंस एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल कैलकुलेट कर पाओगे आप, राइट। तो सॉल्व करते हैं। लेट अस बिगिन दिस वंडरफुल क्वेश्चन। लिखना, नोटबुक में लिखना, प्रैक्टिस करो मेरे साथ साथ। स्टेप 1 पोर्टफोलियो बीटा, स्टेप 1 पोर्टफोलियो बीटा ब्रैकेट वेटेड एवरेज बीटा। इस क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है तो आप सिंपल एवरेज मत लेना क्योंकि वेट्स अलग अलग हैं, 0.3 है, 0.5 है, 0.2 है, तो हमारा कैलकुलेशन होगा 0.3। क्वेश्चन बुक सामने, टेबल सामने देखना, ऊपर के 2 कॉलम, 0.3 इंटू बीटा उसका 0.50 है, प्लस नेक्स्ट लाइन वाई लिमिटेड 0.50 इंटू उसका बीटा 0.60 है, प्लस नेक्स्ट जेड लिमिटेड 0.20 इंटू उसका बीटा 1.2। आपको मिलेंगे 1 सेकेंड सॉल्व करने के लिए, 1 सेकेंड होते खत्म। आंसर चेक करना 0.69 आ रहा है, ये पोर्टफोलियो का बीटा आ गया। स्टेप 2 लिखेंगे सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ईच स्टॉक। पहले इंडिविजुअल स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेते हैं, सारा कैलकुलेशन हम वेरिएंस के टर्म्स में करेंगे, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है वेरिएंस टर्म्स में? बोलो, सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा ऑफ द स्टॉक स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। लिखो, स्टॉक एक्स इज इक्वल टू बीटा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। बीटा ऑफ एक्स ऊपर टेबल में देखना, मिडिल कॉलम में 0.5 दिया हुआ है, 0.5 स्क्वायर इंटू सिग्मा एम मार्केट है 12, 0.12। सारा कैलकुलेशन पॉइंट्स में कर रहे हैं हम, सारा कैलकुलेशन पॉइंट्स में कर रहे हैं, तो 0.12 स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 0.0036। चेक कर लेना एक बार, 0.0036। उसके बाद स्टॉक वाई लिखना, स्टॉक वाई होगा, अभी फॉर्मूला वापस नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। स्टॉक वाई का बीटा टेबल में देखो 0.60 स्क्वायर
इंटू सिग्मा एम स्क्वायर कॉमन रहेगा 0.12 स्क्वायर हर बार, तो ये सॉल्व करेंगे 0.0052। आप चाहो तो इसमें नहीं लिख सकते हो पॉइंट्स में, तो फिर उसके हिसाब से आगे कैलकुलेशन चेंज कर लेना। स्टॉक जेड देखना टेबल में बीटा 1.2 है स्क्वायर इंटू मार्केट 0.12 स्क्वायर, टोटल ये आ रहा 0.0207। पॉइंट्स में हमने इसलिए लिखा क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी टोटल वेरिएंस जो है वो पॉइंट में दिया हुआ है, तो रेसिडुअल वेरिएंस निकालना इजी हो जाएगा। अब रेसिडुअल वेरिएंस क्या होगा? टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। तो नीचे लिखेंगे स्टेप 3 रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच स्टॉक। रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच स्टॉक, स्टॉक एक्स इज इक्वल टू, एक का मैं फॉर्मूला लिखूंगा टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। तो स्टॉक एक्स का टोटल वेरिएंस टेबल की लास्ट कॉलम में 0.020 माइनस सिस्टमैटिक रिस्क 0.0036। तो सॉल्व करेंगे तो 0.0164 आएगा, चेक करना। इसी तरह बाकी दो स्टॉक का भी आप निकाल सकते हो। स्टॉक वाई लिखो, स्टॉक वाई 0.010 माइनस ऊपर देखना यहाँ पे 0.0052 माइनस करना, आंसर चेक करना 0.0048। जेड का अपने से कैलकुलेट करके बताओ। स्टॉक जेड का टोटल वेरिएंस ऊपर टेबल में है 0.120 माइनस 0.0207, ये 0.0207 यहां से आ गया। सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन आ रहा है 0.0993। तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल स्टॉक का रेसिडुअल वेरिएंस। इसको यूज करना है आपको पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने के लिए। ये इंडिविजुअल स्टॉक का अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया, इनको यूज करके आप पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप 4 क्या होगा? पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल। इसमें पहले मैं लिखूंगा स्टेप ए। स्टेप 4 के अंदर सब स्टेप है ए, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो उसका फॉर्मूला है बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। एकदम आराम से लॉजिकली सोचते जाओ। अब हम पोर्टफोलियो में आ गए, तो पोर्टफोलियो का जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है पोर्टफोलियो बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। पोर्टफोलियो बीटा आपने स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर रखा है, सबसे स्टार्ट में स्टेप 1 में 0.69 मिलेगा आपको, 0.69 स्क्वायर। और मार्केट का पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 0.12। तो हम सारा कैलकुलेशन वेरिएंस के टर्म्स में कर रहे हैं। क्वेश्चन में भी वेरिएंस पूछा है आपसे, तो ये कैलकुलेट करके एक बहुत ही नंबर आएगा अजीब सा 0.006856, क्योंकि आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं इसलिए ऐसे आ रहा है। अब एक बड़ा कैलकुलेशन करना होगा आपको, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा? उसके लिए फॉर्मूला पहले मैं लिखवा दूं, WX स्क्वायर इंटू सिग्मा EX स्क्वायर प्लस WY स्क्वायर इंटू सिग्मा EY स्क्वायर प्लस WZ स्क्वायर इंटू सिग्मा EZ स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला एग्जाम में लिखना चाहिए आपको। जहां जहां हो सके फॉर्मूला लिखेंगे, फिर फॉर्मूला के नीचे आपको वो वैल्यूज पुट करनी है। WX कितना 0.3 है, और सिग्मा EX आपने थोड़ी देर पहले निकाला था 0.0164। सिग्मा EX स्क्वायर ऑलरेडी है, वो उसको फिर से स्क्वायर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वेरिएंस के फॉर्म में ही आपने उसको निकाला है।
आपने सिग्मा ई एक्स स्क्वायर ही निकाला, वेरिएंस ही निकाला था, वेरिएंस से ही निकाला था आपने, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर्ड फॉर्म में है, ऑलरेडी ये स्क्वायर्ड फॉर्म में, इसको वापस स्क्वायर नहीं करना है। ऑफ कोर्स वेट को स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये वेट आपको एक इंडिविजुअल स्टॉक का दिया हुआ है, तो आपका कैलकुलेशन होगा 0.3 स्क्वायर इंटू, ये कैलकुलेशन इसके ऊपर वाली वर्किंग में किया गया था 0.0164, वेट ऑफ वाई दिया है 0.5 स्क्वायर इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ वाई ऑलरेडी निकाला जा चुका है ऊपर वाले आंसर में 0.0048 प्लस वेट ऑफ जेड 0.2 स्क्वायर इंटू अनसिस्टमैटिक रिस्क। आराम से शांत मन से सॉल्व करना है इसको, ठीक है, गलती नहीं करना है। और सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर बताओ। .006648 चेक करना कि क्या ये आंसर सही है, 006648। अब आपके पास पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया, तो थर्ड पार्ट क्या होगा इस कैलकुलेशन का, पोर्टफोलियो वेरिएंस। पोर्टफोलियो वेरिएंस इज इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। दोनों आंसर मेरे सामने हैं, 0.006856 और ये 0.006648। क्वेश्चन में वेरिएंस आपको फ्रैक्शन में दिया था, इसलिए मैंने उनके फॉर्मेट में ये आंसर दिया उनको। तो ये आ रहा है 0.013504। इसको बोलते हैं शार्प इंडेक्स मॉडल। पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क प्लस पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क, दोनों को ऐड करेंगे, दैट विल गिव मी पोर्टफोलियो वेरिएंस। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। अगर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बहुत हो, 2-3 सिक्योरिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 10-20 सिक्योरिटी हो तो शार्प इंडेक्स मॉडल से आपका कैलकुलेशन कम हो जाता है, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको। ये आपका आ गया पोर्टफोलियो वेरिएंस। ये नहीं है, ये आपके काम का नहीं है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 125 पे। 125 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 125 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो, कुछ पेजेस पीछे आओ, मिल जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है और ये आपकी आरटीपी से लिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आरटीपी का नंबर नहीं है, ठीक है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, देखेंगे तो आप 3 शेयर दिए हुए हैं, तीनों का वेट भी काफी मिलता जुलता दिया है, बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न और वेरिएंस। सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। तो कैसे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन चेंज करती है एग्जाम टू एग्जाम। पहले आपको सिर्फ सीधा साधा शार्प इंडेक्स मॉडल पूछा, अब उसी में 2-3 और कैलकुलेशन ऐड कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो रिटर्न दिया 10%, सिग्मा एम है ये। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल डेटा, तो इस बार ये ऐड कर दिया है, कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी, कोवेरिएंस ऑफ ए एंड सी एंड कोवेरिएंस ऑफ बी एंड सी। तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा कैलकुलेट करवाएंगे वो, इसलिए उन्होंने आपको कोवेरिएंस दिया है तीनों का। पिछले क्वेश्चन में ये नहीं था। कैलकुलेट द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन सेम है, पोर्टफोलियो बीटा, वेटेड एवरेज बीटा, 2 मार्क्स तो जेब में आ गए आपके। रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच ऑफ द 3 शेयर्स, ये भी सेम है। रेसिडुअल वेरिएंस मतलब पहले आप बीटा स्क्वायर इंटू सिग्मा एस स्क्वायर करेंगे तीनों सिक्योरिटी का, तो आपको सिस्टमैटिक रिस्क मिलेगा। सिस्टमैटिक रिस्क में से
टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा रेसिडुअल वेरिएंस। उसके बाद उन्होंने पूछा है पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग शार्प इंडेक्स मॉडल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं जो अभी हाईलाइट कर रहा हूं सिर्फ उसको देखोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन है, राइट। अब एक क्वेश्चन और ऐड किया इन्होंने, पोर्टफोलियो वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी गिवन बाय मार्कोविट्ज। तो पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग मार्कोविट्ज फॉर्मूले का मतलब है कि आपको अंडर रूट पहले तो जितने स्टॉक हैं, अभी मत लिखो, ये लिखने वाले हम लास्ट में, डब्ल्यू ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर, डब्ल्यू बी स्क्वायर सिग्मा बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू सी स्क्वायर सिग्मा सी स्क्वायर, उसके बाद सारे स्टॉक का डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी को वेरिएंस ऑफ ए एंड बी, और इसी तरह बाकी और दो पेयर का करेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ कोवेरिएंस दिया है, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ पर आपको कोवेरिएंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। 3 स्टॉक है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत सारे स्टॉक हो तो मार्कोविट्स मॉडल में टाइम बहुत लग सकता है। अब इसके बाद एक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे 6 स्टॉक है, ठीक है। उस केस में मार्कोविट्स मॉडल में आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना आपको समय लगता है, कितना डेटा निकालना पड़ता है। इसलिए शार्प इंडेक्स मॉडल ने एक सिंप्लीफाइड मेथड दिया है पोर्टफोलियो रिस्क निकालने का। तो क्या हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे? पहले आप एक कैलकुलेशन मुझे करके दिखाओ। पोर्टफोलियो बीटा, पहला क्वेश्चन क्या है? पोर्टफोलियो बीटा। आपसे मैं आंसर की उम्मीद कर रहा हूं। स्टेप 1, पोर्टफोलियो बीटा इज इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा, इज इक्वल टू वेटेड एवरेज बीटा। सॉल्व करो। सिंपल एवरेज नहीं लेना है क्योंकि आपको स्टॉक का वेट्स अलग अलग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बुक सामने, कॉलम नंबर 2 एंड 3 सामने, 0.20 इंटू 0.40 प्लस 0.50 इंटू 0.50 प्लस 0.30 इंटू 1.10। सॉल्व करेंगे। अरे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो आंसर 0.66 है, राइट। उसके बाद क्या करना है आपको पता ही है। स्टेप 2, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ईच स्टॉक। सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ईच स्टॉक। स्टॉक ए, बीटा ए स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। एक का फॉर्मूला लिखना चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन बुक सामने रखो। ए का बीटा दिया हुआ है 0.40 स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर आप वेरिएंस वाले कॉलम को देखेंगे तो पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो हमने भी स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉइंट में लिख दिया यहाँ पे 0.10 स्क्वायर। सॉल्व करना तो लगभग 0.0016 आ रहा है, राइट। अब उसके नीचे स्टॉक बी, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, 0.50 स्क्वायर इंटू 0.10 स्क्वायर। ये 0.10 स्क्वायर चलता रहेगा, बीटा बदलना है सिर्फ यहाँ पे। इसका आंसर आएगा 0.0025, करेक्ट। उसके नीचे स्टॉक सी, बीटा स्क्वायर, स्टॉक सी का बीटा टेबल में 1.10 स्क्वायर इंटू 0.10 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, 0.0121। अभी याद रखना ये नंबर हमें लेस करना है रेसिडुअल रिस्क निकालने के लिए फॉर ईच स्टॉक। वेरिएंस दिया हुआ, सिस्टमैटिक रिस्क हमने निकाल लिया। तो स्टेप नंबर 3 लॉजिकली क्या होगा? अभी रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच स्टॉक, इस पे 2 मार्क है। रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ईच स्टॉक, स्टॉक ए का निकालते हैं टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल वेरिएंस क्वेश्चन की लास्ट कॉलम में दिया हुआ है और सिस्टमैटिक रिस्क स्टेप 2 में निकाला गया है। सॉल्व करेंगे, 0.015 माइनस 0.0016 इक्वल टू 0.0134। ओके। स्टॉक बी का टोटल वेरिएंस टेबल की लास्ट कॉलम 0.025 माइनस सिस्टमैटिक रिस्क पिछले स्टेप नंबर 2 में आया था। सॉल्व करना,
किसी को लगता है 25-25 बराबर है तो 0 होगा, ऐसा नहीं है भाई साहब। 0.0225। स्टॉक सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, टोटल वेरिएंस 0.100 माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, पिछले आंसर में कैलकुलेट किया आपने स्टेप 2 में 0.0121। सॉल्व करो, ठीक से सॉल्व करो, 0.0879 आएगा। ठीक है, कुछ लोग 100 माइनस 121 करके बोलते -21 है। इतना आसान रहता तो फिर बात ही क्या थी। हो गया। अभी स्टेप 4 क्या लिखेंगे, पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग अंडरलाइन शार्प इंडेक्स मॉडल। ये शार्प इंडेक्स मॉडल, इस क्वेश्चन को करवाने का पर्पस क्या था, आप दोनों मेथड से सॉल्व करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंस है। तो शार्प इंडेक्स मॉडल में क्या करना है हमें, पहले सिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालना है, और फिर टोटल करना है। सो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू बीटा पी स्क्वायर इंटू सिग्मा एम स्क्वायर। बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला था, जरा जाके चेक करो, वॉज इट 0.66? यस, स्क्वायर इंटू सिग्मा एम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.10 स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो स्क्वायर करना, वेरिएंस दिया हो तो स्क्वायर मत करना। तो ये कैलकुलेशन हमें आंसर दे रहा है 0.00, चेक करना, 4356, 0.004356। अब लिखना है अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू WA स्क्वायर इंटू सिग्मा EA स्क्वायर प्लस WB स्क्वायर इंटू सिग्मा EB स्क्वायर प्लस WC स्क्वायर इंटू सिग्मा EC स्क्वायर इज इक्वल टू, वेट क्वेश्चन में देखो सेकेंड कॉलम में 0.2 स्क्वायर दिख रहा है, वेट दिख रहा है टेबल में। सिग्मा EA स्क्वायर आपने स्टेप 3 में निकाला था, वहां जाके नंबर ढूंढो, मिल जाएगा 0.0134। ये ऑलरेडी वेरिएंस के टर्म्स में ही है, क्योंकि आपने टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क किया था, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, यहाँ पर एक गलती हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 0.0225 प्लस 0.3 स्क्वायर इंटू 0.0879। ओके, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको टोटल करें और मुझे फाइनल आंसर बताएं। टोटल करना ठीक से, पहले 3 नंबर है, तीनों को अलग अलग टोटल करना है और फाइनल आंसर आएगा 0.014072। चेक करना 0.014072। अब आपके पास सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों आ गया है, तो 0.6 पोर्टफोलियो वेरिएंस, सिर्फ वेरिएंस पूछा है तो यहाँ पे रुक जाना है। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछते हैं तो स्क्वायर रूट ले लेना, इस स्टेप के बाद स्क्वायर रूट ले लेना। तो पोर्टफोलियो रिस्क या पोर्टफोलियो वेरिएंस इक्वल टू सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। ऊपर ए में सिस्टमैटिक रिस्क है, बी में अनसिस्टमैटिक रिस्क है, दोनों का टोटल करेंगे तो 0.018428 ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने फ्रैक्शन में दिया इसलिए आंसर ऐसा फ्रैक्शन में ही आ रहा है। तो आपका ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ शार्प इंडेक्स मॉडल पूछा जाए तो फिर ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में एक और सवाल पूछा है, पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग मार्कोविट्ज मॉडल, जो आप यूज करते हैं बेसिक फॉर्मूला रिस्क निकालने का, दैट इज मार्कोविट्ज मॉडल। तो इसका फॉर्मूला है, 3 स्टॉक है इस पोर्टफोलियो में, तो पोर्टफोलियो वेरिएंस विल बी इक्वल टू
ये जो फॉर्मूला हम इतने दिनों से सीख रहे हैं वही है। 3 स्टॉक रहा तो फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको, एक्स ए स्क्वायर, एक्स ए का मतलब वेट ऑफ ए, इंटू सिग्मा ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर इंटू सिग्मा बी स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर इंटू सिग्मा सी स्क्वायर प्लस 2xa एक्स बी कोवेरिएंस ए बी, 2xa एक्स बी कोवेरिएंस ए कॉमा बी प्लस 2xa एक्स सी कोवेरिएंस ए सी प्लस 2xb xc कोवेरिएंस bc। ओके, फॉर्मूला लिखने के बाद अब आपको डेटा उसमें ठीक से पुट करना है। ये सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है और आगे आपको कोवेरिएंस भी दिया हुआ है। क्वेश्चन सामने रखना, एकदम शांत मन से एक एक फिगर स्वयं लिखें। वेट ऑफ ए दिया हुआ है 0.2 स्क्वायर, सिग्मा ए स्क्वायर मतलब वेरिएंस, क्वेश्चन में लास्ट कॉलम में वेरिएंस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे, 0.015। वेट ऑफ बी 0.5 स्क्वायर वेरिएंस इंटू 0.025 प्लस वेट ऑफ सी 0.3 स्क्वायर इंटू 0.100 प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.030। ये 0.030 क्या है, नीचे देखना टेबल के नीचे, कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.020। ये 0.020 क्या है, ये कोवेरिएंस ऑफ ए एंड सी है टेबल के नीचे बुक में, प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.040। ये 0.040 आप देखेंगे क्वेश्चन में कोवेरिएंस ऑफ बी एंड सी लिखा हुआ है। सारा कुछ फ्रैक्शन में दिया है, जैसे दिया वैसे ही करो, कन्वर्जन में कहीं कहीं गलती हो जाती है। अब आपको मिलेंगे 30 सेकंड सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, चेक करना, 0.03625, 0.03625। ओके, 0.03625। सबका आंसर आ गया 0.03625। और आपको अगर याद हो, स्टेप 4 पे आप जाओगे तो वहां पे शार्प इंडेक्स मॉडल से एक आंसर आया था, वो आंसर था 0.018428। तो दोनों आंसर में डिफरेंस है। ओके, दोनों आंसर में डिफरेंस है। मार्कोविट्स का आंसर 0.03625 है और शार्प इंडेक्स मॉडल का आंसर था 0.018428। तो एक नीचे नोट लिखेंगे, नोट, पोर्टफोलियो वैरिएंस as per Markowitz model is more accurate compared to sharp index model.
कंपेयर टू शार्प इंडेक्स मॉडल, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा यूज कर रहे हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क यूज करके पोर्टफोलियो रिस्क निकालते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क के कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। ओके, अनसिस्टमैटिक रिस्क बहुत सारे फर्म स्पेसिफिक फैक्टर द्वारा अफेक्ट होता है। तो स्टैटिस्टिकली पोर्टफोलियो वेरिएंस यूजिंग मार्कोविट्स मॉडल इज सुपीरियर स्टैटिस्टिकली। तो अब आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। एग्जाम में जो नाम दिया जाएगा उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लेने का यही पर्पस था। नाउ वी विल टेक अ ब्रेक।